प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सक्षम स्मार्ट स्कूल। तो स्वागत है प्यारे बच्चों आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा क्लास 12 चैप्टर 1 यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा 2 लेक्चर हो गया है। आप 2 लेक्चर पहले की वीडियोस देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है बेटा। तीसरे लेक्चर पर हम लोग पहुंचे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं परागकोश की संरचना। यानी इसके पहले हम लोगों ने पुष्प के बारे में पढ़ा, पुष्प के अंग के बारे में, लैंगिक अंग के बारे में पढ़ा है, सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा परागकोश की संरचना। अपनी ये जो लास्ट वाली हमारी वीडियो है, लेक्चर नंबर 2 है, इस वीडियो में हम लोगों ने परागकोश की संरचना के बारे में पढ़ा है। उसको फिर से जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि परागकोश की संरचना कैसी दिखती है। परागकोश की संरचना में हमने देखा था बेटा कि परागकोश पहले तो ऐसी होती है। एक मिनट भाई, एक मिनट। पहले तो हमने इसको ऐसे देखा था बेटा कि परागकोश की जो संरचना होती है कुछ ऐसे देखने को हमें मिलती है, लेकिन फिर इसको बेटा हमने काटा, इसको हमने ऐसे ऐसे काट दिया है, तो ये हमें ऐसे कुछ देखने को मिल गई थी। परागकोश को काटने के बाद इसकी संरचना कुछ ऐसी हमें देखने को मिल गई थी। लेकिन इसके बाद जो जब हम इसको ऐसे करके देखे थे बेटा, तो ऐसे करके देखने के बाद इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो गई थी। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो गई थी बेटा। इसको हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख ले। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो गई थी। जब हम परागकोश को बेटा ऐसे अनुप्रस्थ काट में काटते हैं, ऐसे सीधे सीधे ऐसे परागकोश है, जब इसको हम लोग ऐसे ऐसे काट देते हैं बेटा, तब ऐसे काटने के बाद जब हम परागकोश को ऐसे कर करके देखते हैं कि अच्छा उसके अंदर कैसा वो खोखला है कि उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, जब उसको ऐसे देखेंगे बेटा तो परागकोश कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर ऐसे लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं ना। यहाँ पर क्या पाई जाती है बेटा? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी। अभी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो बच्चे क्या करेंगे कि हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लेंगे, ताकि उनको सारी चीजें समझ में आ जाए। फिर आप आकर के लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। तो ये बेटा लघु बीजाणु धानी है। लघु बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारे लघु बीजाणु जन ऊतक पाए जाते हैं, फिर लघु बीजाणु जन कोशिकाएं पाई जाती है। ये सारी चीजें पाई जाती है बेटा। अभी उसको हम लोग डिटेल में देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें पाई जा रही है और कैसी पाई जा रही है। हमने फिर आपको बताया था कि बेटा ये जो लघु बीजाणु धानी होती है, इसकी 4 परतें पाई जाती हैं। चाहे आप कहो कि परागकोश की 4 परतें पाई जाती हैं, चाहे आप कहो लघु बीजाणु धानी की 4 परतें पाई जाती हैं, सब बातें सेम दैट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेटा कि जो लघु बीजाणु धानी की 4 परतें पाई जा रही हैं, वो आखिर देखने में कैसी हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। एक बड़ा सा फिगर बनाया है ताकि उसमें आप लोग अच्छे से देख पाए। तो आ जाइए। तो यहाँ पर बेटा हमने इसको कुछ इस तरीके से बनाया था। अब इसमें हमने ऐसे देखा था कि यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर चारों कोनों पर क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। ये चारों कोनों पर क्या पाई जाती है बेटा? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी। अब ये लघु बीजाणु धानी की 4 परतें पाई जाती हैं। वो परतें कौन कौन सी थी बेटा? बेटा तो ये परतें थी, यहाँ पर आप देख लेंगे इसको। ये पहली जो परत है बेटा, ये जो पहली ऐसे ऐसे परत बनी हुई थी, ये जो पहली ऐसे ऐसे परत बनी हुई थी, इसको हमने बताया था आप लोगों को कि इसको हम लोग कह देते हैं बाह्य परत या बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा या बाह्य परत, ठीक है।
फिर इसके बाद हमने देखा था बेटा, हमने इसके बाद देखा जो दूसरी परत थी, दूसरी परत कुछ इस प्रकार की उसकी संरचना थी, दूसरी परत की इस प्रकार की कुछ संरचना थी, उसको हमने क्या नाम रखा था दूसरे परत का? दूसरे परत का हमने नाम रखा था बेटा अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम, इसका नाम हमने अंतस्थीसियम रख दिया था, यानी बाहर वाली परत को बाह्य परत और अंदर वाली परत को अंतस्थीसियम या फिर अंतःचोली भी से कहते हैं, अंतः परत भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो परत आती है बेटा, इसके बाद वाली जो परत है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। के बाद वाली जो परत है बेटा, तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने जो बाह्य परत बनाई है, बाह्य त्वचा बनाई है, उसको आपने एक ही लाइन में बनाया है। आपने जो अंतस्थीसियम बनाया है मैम, उसको भी आपने एक ही लाइन में बनाया है। पर ये जो आप अंदर वाली परत बना रही है, इसको 3-4 बार आपने क्यों बना दिया? बेटा इसलिए 3-4 बार बना दिया क्योंकि ये जो परत है इसको मध्य परत कहते हैं, मध्य परत कहते हैं। और ये 3-4 लाइन में होती है, यानी 3-4 बार ये क्या होती है, 3-4, इसकी 3 से 4 परतें पाई जाती हैं। इसकी कितने परतें पाई जाती हैं बेटा? 3 से 4 परतें पाई जाती हैं। इन दोनों को आप देख रहे होंगे तो एक ही परत इसकी पाई जा रही है, और ये जो मध्य परत होता है बेटा, इसकी 3 से 4 लेयर पाई जाती है, 3 से 4 परत पाई जाती है, इसलिए मैम ने ऐसा बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं बेटा, इसके बाद क्या पाया जा रहा है इसके अंदर? ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन वाला, उसको मैम ने क्या लिखा है? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या पाया जाता है? कुछ इस प्रकार से पाया जाता है बेटा टेपिटम। लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या पाया जाता है? टेपिटम। टेपिटम, टेपिटम पाया जाता है। और इन्हीं टेपिटम के अंदर, और इन्हीं टेपिटम के अंदर यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं बेटा, कुछ कोशिकाएं की समूह पाई जाती हैं इन्हीं टेपिटम के अंदर। इन्हीं टेपिटम के अंदर कोशिकाओं का जो समूह होता है बेटा, ये जो कोशिकाओं का समूह होता है इसको बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। बीजाणुजन ऊतक, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं, तो बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही है बेटा, इसीलिए इसको बीजाणुजन ऊतक कहा गया है। अब आप सोचेंगे मैम तो हमें ऊतक कह देना चाहिए था, हम बीजाणुजन ऊतक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा यह बीजाणु धानी के अंदर पाया जा रहा है, ये बीजाणु धानी के अंदर पाया जा रहा है, इसीलिए इसके अंदर की जो कोशिका है उसको बीजाणुजन ऊतक के नाम से जानेंगे। बात समझ में आई ना? आई होप कि आप सभी बच्चों को ये बातें समझ में आई होंगी। और ये टेपिटम क्या करता है बेटा? टेपिटम का कार्य क्या होता है? इन सभी परतों का कार्य क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे कि इन सभी का कार्य क्या होता है। मध्य परत का क्या काम होता है, अंतः परत का क्या काम होता है, अंतस्थीसियम जिसको हम लोग बोलते हैं, और बाह्य परत का क्या काम होता है, टेपिटम का क्या काम होता है, ये सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आई है तो आप लोग कमेंट में यस मैम करके लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा कि ये जो बाह्य परत होता है, ये जो बाह्य परत होता है, आपने बाह्य त्वचा देखा है, ये आप परागकोश में या फिर आप कह सकते हैं कि लघु बीजाणु धानी का जो पहला परत आपने देखा जिसका नाम बाह्य त्वचा है, उसका क्या काम होता है बेटा? उसका काम होता है परागकोश की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक थैली होती है, थैली होती है। अब सुरक्षात्मक थैली का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, सुरक्षात्मक थैली का मतलब होता है बेटा कि यह परागकोश की सुरक्षा करता है। बात समझ में आई ना? यह परत जो होता है वह परागकोश की सुरक्षा के लिए बना होता है। और यह देखिए क्या लिखा है, आंतरिक ऊतकों को यांत्रिक क्षति और सूखने से बचाती है। जो आपने अंदर देखा जो ऊतक पाया जा रहा है, जिसको हमने बीजाणुजन ऊतक के नाम से बोला है, बीजाणुजन ऊतक कहा है, उसको यह क्या करती है, सूखने से बचाती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा कि ये जो अंतस्थीसियम है, यानी जो दूसरी लेयर पाई जा रही है, परागकोश की जो दूसरी लेयर पाई जा रही है बेटा, उसका क्या काम है? आखिर वह कौन सा काम करता है, उसका काम क्या है बेटा, इसको हम लोग देखेंगे। यह क्या करता है बेटा? बाह्य त्वचा के ठीक अंदर स्थित होता है। बिल्कुल सही बात, आपने देखा कि बाह्य त्वचा के अंदर अंतस्थीसियम पाया जा रहा है, और क्या इसकी कोशिकाओं में रेशेदार मोटाइयां होती हैं, और इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या होता है?
परागकोश के फटने में सहायता करना, जिससे परागकण बाहर निकल सके। यही क्या करता है बेटा, ये जो अंतःस्थीशियम होता है, जब परागकोश जो होता है वह जब फटता है बेटा, तो उसके फटने में जो सहायता होता है वह कौन करवाता है, अंतःस्थीशियम करवाता है। बात समझ में आई ना। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो हमारे काम में सहायता कोई करवाता है, जैसे हमारी फ्रेंड हो गई, हम आप सबकी फ्रेंड हो गई, आप लोग कोई भी अपना होमवर्क कर रहे हैं, नोटबुक लिख रहे हैं, अगर आपकी फ्रेंड आपकी सहायता कर दे रही तो अच्छी बात है। तो ऐसे ही बेटा परागकोश जो होता है, परागकोश को फटने में जो सहायक होते हैं, जो सहायता करता है, वह कौन होता है, अंतःस्थीशियम होता है बेटा। ठीक है, आई होप कि आप सभी बच्चे इन बातों को समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य परत का क्या काम है। दो चीजों को तो हमने देख लिया मैम, ठीक है, हमने बाह्य त्वचा को देख लिया और हमने अंतःस्थीशियम को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मैम कि मध्य परत का क्या काम होता है। भाई इसका तो कुछ काम होना चाहिए, आखिर इसकी 3-4 लेयर पाई जा रही है, उन बेचारों की तो एक एक लेयर ही पाई जा रही थी। उन दोनों ने तो बहुत अच्छा कार्य किया, बट मैम इसका तो 3-4 लेयर पाया जा रहा है, इसका भी तो कुछ काम होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल इसका भी कुछ काम होगा। ठीक है, ये सामान्यतः 2 से 3 कोशिकाओं की परत से बनी होती है। आप 3 से 4 भी कर सकते हैं, कुछ कुछ बुकें में 3 से 4 लिखी रहती है, कहीं कहीं पर 2 से 3 लिखा रहता है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में परागकोश को पोषण और सहारा प्रदान करती है। एक बात आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पर यह परागकोश को पोषण दे रही है। किसको पोषण दे रही है बेटा, परागकोश को। अभी जब आगे हम बताएंगे कि टेपिटम का क्या कार्य होता है, तब आप कंफ्यूज मत हो जाना। टेपिटम जो होता है बेटा, वह किसको, वहां पर जो अंदर जो कोशिकाएं होती है, जो लघु बीजाणु कोशिकाएं होती है, उनको पोषण देता है। बट ये जो है मध्य परत जो है बेटा, यह परागकोश को पोषण देने का काम कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, यह परागकोश को पोषण और सहारा प्रदान करती है बेटा। परागकणों के परिपक्व होने से पहले ही यह क्या होती है, नष्ट हो जाती है। परागकोश जो होता है बेटा, ये परागकण जो होता है, इसके परिपक्व होने से पहले ही ये बेचारी खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि टेपिटम का क्या कार्य होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं टेपिटम क्या होता है बेटा। टेपिटम जो होता है सबसे लास्ट वाला लेयर होता है, सबसे भीतरी परत को हम लोग क्या कह देते हैं, टेपिटम कह देते हैं ना। और इसकी कोशिकाएं बड़ी सघन द्रव्ययुत तथा प्रायः बहुनाभिकीय होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा इसका मुख्य कार्य क्या है, टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है। अभी जैसे मैम ने बता दिया है कि टेपिटम क्या करता है, कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर है बेटा विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना। सही बात है, जिसको हमने अभी लघु बीजाणु कहा है, लघु बीजाणु को ही हम क्या कह देते हैं, परागकण को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं। जब परागकण अपरिपक्व रहता है, जैसे परागकण के बनने से पहले जो चीजें बनती हैं उसको हम लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु से ही तो परागकण बनता है बेटा, लघु बीजाणु से ही तो परागकण बनता है। तो जो लघु बीजाणु होता है बेटा, या फिर आप कह सकते हैं परागकण होता है, ये टेपिटम क्या करता है, इसको पोषण देने का कार्य करता है। और परागकण की बाह्य भित्ति, परागकण की जो बाहर वाली भित्ति रहती है, जो परत रहती है, उसके निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ उपलब्ध कराता है। परागकणों के विकास में सहायक एंजाइम एवं अन्य पोषक पदार्थ बनाता है। ठीक है, आई होप कि मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे ये सारी चीजें समझ गए होंगे कि मध्य परत का क्या काम है, अंतःस्थीशियम का क्या काम है, बाह्य त्वचा का क्या काम है और टेपिटम का क्या काम है, और ये सब परतें, ये सब लेयर कहाँ पाई जा रही हैं, किस जगह पर पाई जा रही हैं, ये सभी बच्चे आप लोग समझ गए। ठीक है, तो आप लोग इजाजत दीजिए कि मैम अब आगे पढ़ाओ, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो आगे चल लेते हैं बेटा, हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमें यह पढ़ना है बेटा कि बीजाणु जनन क्या होता है। बीजाणु जनन पढ़ने से पहले बेटा हम लोग बीजाणु जनन की परिभाषा जान लेंगे। आखिर जो बीजाणु जनन होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो बीजाणु जनन बेटा लघु बीजाणु मातृकोशिका में, जो लघु बीजाणु मातृकोशिका होती है, अभी बताएंगे कि लघु बीजाणु मातृकोशिका क्या होती है। लघु बीजाणु मातृकोशिका का मतलब होता है बेटा जो आगे चल करके किसी नई कोशिकाओं को जन्म दे, क्योंकि मातृका मतलब होता है माँ,
जो बच्चों को जन्म देती है। तो लघु लघु बीजाणु मातृ कोशिका का मतलब हो जाएगा बेटा जो आगे चल करके नई नई कोशिकाओं को जन्म देगी। ठीक है, तो यहाँ पर है बेटा लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन होगा बेटा। अभी आपको सब समझना है कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई ना? यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा कि ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो 4 अगुणित कोशिकाएं बन रही हैं, जो 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का जन्म हो रहा है, जो बन रहे हैं, उसको लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा कि ये लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी कैसे। और हाँ, जिन बच्चों को नोट करना है आप लोग नोट कर सकते हो बेटा, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले तो हम लोग ये परागकोश के बारे में हम लोग देख लिए हैं कि परागकोश की संरचना क्या होती है। परागकोश में ही लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। अब लघु बीजाणु धानी के बाद हम लोग देखेंगे कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, क्योंकि जब तक लघु बीजाणु जनन नहीं होगा तब तक लघु बीजाणु बनेगा नहीं, और जब तक लघु बीजाणु नहीं बनेगा बेटा तब तक परागकण बनेगा नहीं, और जब तक परागकण नहीं बनेगा नर युग्मक बनेगा नहीं और सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सारी चीजों को बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इधर देखो ध्यान से बेटा, आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे। क्या ध्यान से देखेंगे आप लोग? यहाँ पर ऐसा वाला हमने फिगर बनाया था, ये अपरिपक्व परागकोश का फिगर है। अपरिपक्व परागकोश। लघु बीजाणुधानी, इसको हमने बताया था कि यह लघु बीजाणुधानी है। और लघु बीजाणुधानी के अंदर बेटा, लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या पाई जा रही है? बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही है, कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा है, जिसको हमने बीजाणुजन ऊतक के नाम से जाना है। जिसको हमने क्या कहा है? बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक। कितना आपको समझ में आया कि आपने देखा कि मैम ये परागकोश का फिगर बना दी है। परागकोश को जब हमने अनुप्रस्थ काट में काटा था तो कुछ इस प्रकार से परागकोश दिख रहा था, और इस परागकोश में हमने देखा था कि 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, और इन लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिनको हमने बीजाणुजन ऊतक के नाम से जाना था। अब हम लोग देखेंगे बेटा, ये जो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा है, इसी में कुछ विभाजन होगा। ये जो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा है, इसको बेटा, जिसको हम लोग बीजाणुजन ऊतक कह रहे हैं, इन बहुत सारी कोशिकाओं के समूह में बेटा क्या होगा? विभाजन होगा। और कैसा विभाजन होगा बेटा? समसूत्री। समसूत्री विभाजन। अब इसमें बेटा समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन होगा बेटा तो यहां पर एक नई कोशिका बनेगी। नई कोशिका बनेगी। अब विभाजन का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो सारी कोशिकाएं हैं बेटा, ये जो सारी कोशिकाएं हैं ये अपने आप को विभाजित कर देंगी।
अपने आप को बांट देंगी, अपने आप से एक दूसरा कोशिका बना देंगे, एक दूसरी कोशिकाओं को जन्म दे देंगी, इसी को विभाजन कहते हैं। तो ये जब बेटा यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ, पहले तो ये कोशिकाएं देखो, यहाँ पर ये सारी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में जब समसूत्री विभाजन हुआ बेटा, तो यहाँ पर क्या होगी, एक नई कोशिका बनेगी, और ये नई कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित होगी बेटा। ये नई कोशिका बनेगी ना, और ये नई कोशिका कैसी होगी मेरे लल्ला, द्विगुणित कोशिका होगी, क्योंकि यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ है, मानो ये भी तो द्विगुणित कोशिकाएं रही होंगी, तभी तो समसूत्री विभाजन करके द्विगुणित कोशिका ही बनाई है। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन के द्वारा बेटा ये नई कोशिका बन रही है, यह एक द्विगुणित कोशिका है। फिर अब जाकर के इस द्विगुणित कोशिकाओं में क्या होगा बेटा, विभाजन होगा। ये द्विगुणित कोशिकाओं में क्या होगा बेटा, विभाजन होगा। और इस कोशिका को हम लोग क्या कह देंगे, ये जो कोशिका है, ये जो द्विगुणित कोशिका है बेटा, इसको हम लोग पराग मातृ कोशिका कहते हैं। पराग मातृ कोशिका, या फिर आप इसका एक नाम और दे सकते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका। मातृ कोशिका का मतलब आपको पता ही है कि मातृ कोशिका का मतलब होता है बेटा कि ऐसी कोशिकाएं जो दूसरे कोशिकाओं को जन्म देंगी, जो नए कोशिकाओं को जन्म देंगी। अब बेटा ये जो आपने देखा, ये जो आपने ऐसे देख लिया, ये जो आपको दिख रही हैं ऐसी कोशिकाएं जो दिख रही हैं, जिसको हमने द्विगुणित कोशिका के नाम से बोला। अब 2n है तो इसको आप द्विगुणित ही कहेंगे। तो द्विगुणित कोशिका है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, पराग मातृ कोशिका कहते हैं, या फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिका के नाम से भी जानते हैं। कहीं पर ये दोनों नाम दिया तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा। ठीक है। अब जब इसमें विभाजन होगा बेटा, तो कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अब इसमें कैसा विभाजन होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो, अभी तो समसूत्री विभाजन हुआ तो सेम दैट कोशिकाएं यहां पर आ गई ना, द्विगुणित। अब बेटा जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर क्या बनेंगी, दो कोशिकाएं बनेंगी। यहाँ पर क्या बनेंगी बेटा, दो कोशिकाएं। एक कोशिका यहाँ बनेगी और एक कोशिका यहाँ बनेगी, और ये कोशिकाएं कैसी होंगी, अगुणित। अगुणित कोशिका। बात समझ में आई ना। ये कोशिकाएं अगुणित क्यों होंगी, आप सभी को पता है। आप बताओ, जब ये 2n है बेटा, 2n को आधा आधा करेंगे तो n होगा ना। अब अगर हम n दो जगह पर लिख दें, अगर इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखना हो तो हम इसको 2n ही लिखेंगे, 2n ही लिखेंगे। तो फिर बेटा जब इसका आधा आधा करोगे तो n ही होगा। तो ये जो बेटा द्विगुणित कोशिका है बेटा, आप इसको द्विगुणित कहेंगे। ये जो द्विगुणित कोशिका है, द्विगुणित कोशिका, इस द्विगुणित कोशिकाओं का जब अर्धसूत्री विभाजन होगा बेटा, तो यहाँ पर दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा, दो अगुणित कोशिकाओं का जन्म होगा। अब ये जो दो अगुणित कोशिकाएं बनेंगी बेटा, इसमें भी विभाजन होगा। ये जो दो अगुणित कोशिकाएं बनेंगी बेटा, इसमें भी विभाजन होगा। अब कैसा विभाजन होगा, ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। एक n यहाँ होगा, एक n यहाँ होगा, एक n यहाँ होगा, और एक n यहाँ। ये भी अगुणित कोशिकाएं ही है बेटा। बात समझ में ना, ये भी अगुणित कोशिकाएं ही है। अब आपको इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो पराग मातृ कोशिका थी या फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिका थी, यह द्विगुणित कोशिका थी, और इसी से क्या हो रहा है, चार अगुणित कोशिकाओं का जन्म हो रहा है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है बेटा, ये कोशिकाएं ऐसे फ्री नहीं थी, ये कोशिकाएं ऐसे खुली हुई नहीं थी कि जो जहां मन वहां घूम रहा है। ये एक बधी हुई कोशिकाएं थी। बात समझ में ना, एक में चिपकी हुई कोशिकाएं थी, बधी हुई कोशिकाएं थी, ये आपस में फ्री नहीं थी।
कि आप मार्केट जाने का मन करे मार्केट चले जाए, स्कूल जाने का मन करे स्कूल चले जाए, ऐसी नहीं थी बेटा, ये एक घर में पैक थी। और उस घर का नाम क्या है बेटा, जो उसको पैक किया था उसका नाम है बेटा कैलोज अस्तर। ये किस प्रकार से यहाँ पर पैक थी ये आपको देखना है। ये यहाँ पर बेटा इस प्रकार से पैक थी। ये देखो, ये चारों कोशिकाएं जो हमने ऐसे बनाया बस आपको समझने के लिए बनाया है कि आप समझ जाओ कैसे कैसे विभाजन हो रहा है। ये कोशिकाएं अभी ऐसे हैं बेटा, ऐसे हैं। अब आप सोच रहे होगे मैम ये तो तीन ही कोशिका आपने बनाया है। बेटा तीन कोशिका बना, इसके पीछे एक कोशिका है, इसके पीछे एक कोशिका है, चौथा कोशिका, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा है आपको। इसके पीछे भी तो एक कोशिका हो गया, तो आप बस सामने वाला चीज देख रहे हैं, इसके पीछे भी तो कुछ होगा, वो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके पीछे भी एक कोशिका है बेटा। ये कोशिकाएं सभी ऐसे ऐसे चिपकी हुई थी, ये कोशिकाएं ऐसे फ्री नहीं थी जैसे आप देख रहे हैं। ये तो बस आपको समझाने के लिए दिखाया गया है, बात समझ में ना, बस समझाने के लिए दिखाया गया है। और ये किस चीज से चिपकी हुई थी बेटा, उसका नाम था कैलोज अस्तर। कैलोज अस्तर, बात समझ में आई ना। ये जो कैलोज अस्तर है बेटा, ये जो कैलोज है इसी चीज से ये सारी कोशिकाएं चिपकी हुई हैं, एक एक में बधी हुई हैं, ये फ्री नहीं है। अगर यही कैलोज ना होता तो शायद ये कोशिकाएं फ्री होती, बट ये कैलोज आकर के क्या करता है, इन सबको आपस में चिपका लेता है, इन सबको आपस में बांध देता है, ठीक है। अब इसी कैलोज को तोड़ने के लिए क्या आएगा, इसका दुश्मन आ जाएगा। इसी कैलोज अस्तर को तोड़ने के लिए इसका एक दुश्मन आ जाएगा, जिसका नाम है बेटा कैलेज एंजाइम, जिसका नाम है बेटा कैलेज एंजाइम। अब इसको तोड़ने के लिए क्या आएगा, कैलेज एंजाइम आ जाएगा, कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम क्या करता है बेटा, कैलेज एंजाइम इस कैलोज अस्तर को तोड़ेगा जो इन कोशिकाओं को आपस में चिपकाई है। ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, और जब इसको तोड़ेगा बेटा तो ये कोशिकाएं ऐसे बाहर निकल जाएंगी, और बाहर निकल के क्या ऐसे बन जाएंगी, बाहर निकल के ऐसे इनकी संरचना हो जाएगी बेटा, बाहर निकल के इनकी संरचना कुछ ऐसे हो जाएगी। और ये क्या बन जाएगा बेटा, परागकण बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, परागकण बन जाएगा। बात समझ में आई ना। आई होप कि आप सभी बच्चों को इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जहां पर आपको डाउट होगा बेटा, जहां कहीं भी आपको डाउट होगा, आप प्लीज कमेंट में कर देना, जो चीजें नहीं समझ में आई रहेंगी हम उसको आपको समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर जो कैलोज है, इस कैलोज को तोड़ने के लिए कैलेज एंजाइम आ जाता है, और जब ये कैलेज एंजाइम इस कैलोज को तोड़ देता है बेटा, तो ये कोशिकाएं स्वतंत्र होने के लिए कब से तड़प रही होती हैं। ये कोशिकाएं स्वतंत्र होने के लिए कब से सोच रही होती है कि भगवान कैसो हम लोग स्वतंत्र हो जाए, कैसो आकर के कोई हम लोगों को छुड़ा दे, हम लोग का रस्सी छोड़ दे ना, तब हम लोग स्वतंत्र होकर के घूमे। तब ये क्या करते हैं बेटा, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये कोशिकाएं स्वतंत्र हो जाती हैं। और कौन स्वतंत्र करता है, ये कैलेज एंजाइम स्वतंत्र करता है। जब ये कोशिकाएं स्वतंत्र हो जाती हैं तो ये क्या बन जाती हैं बेटा, परागकण बन जाती हैं। अब चार कोशिकाएं हैं यहाँ पर, चार अगुणित कोशिकाएं हैं, तो आप बताओ चार परागकण भी बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जब ये चार अगुणित कोशिकाएं हैं तो यहाँ पर चार परागकण भी बनेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चार परागकण का निर्माण होगा, ठीक है, चार परागकणों का निर्माण हो जाएगा। अगर जो आप लोगों को जो भी लिखना हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना, जैसे डायग्राम वगैरह बनाना हो तो आप बना सकते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे चले। हो गया, चलिए यहाँ पर। और हाँ एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, लघु बीजाणु चतुष्टय कहते हैं। आपके ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, लघु बीजाणु चतुष्टय किसे कहते हैं, तो लघु बीजाणु चतुष्टय इसे कहते हैं।
लघु बीजाणु चतुष्टय किसे कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्टय इसे कहते हैं क्योंकि ये भाई जो लघु बीजाणु है ये तो लघु बीजाणु ही है ना बेटा। ये जो लघु बीजाणु है ये 4 है, 4 भागों में बटा हुआ है और 4 भागों में बटा भले हुआ है लेकिन आपस में चिपका हुआ है। इसको क्या हम लोग कह देते हैं? लघु बीजाणु चतुष्टय कहते हैं। चतुष्टय का मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इस डायग्राम को जल्दी जल्दी समझा देते हैं ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। बेटा हम लोगों ने परागकोश को देखा था, परागकोश की संरचना देखा था, हमने लघु बीजाणुधानी को देखा था, सब कुछ हमने समझ लिया कि उसकी कितने परतें होती है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि जो लघु बीजाणुधानी होती है बेटा उसके अंदर जो लघु बीजाणु जनन होता है वह कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उससे परागकण बनता कैसे है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो लघु बीजाणु जो जनन होता है बेटा पहले तो हम लोग ये परागकोश की संरचना बना लिए हैं। परागकोश की संरचना बना करके हमने देखा था बेटा कि इसमें 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं जिसके अंदर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, उसको हम लोग लघु बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। लघु बीजाणुजन जो ऊतक है बेटा इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ये जो कोशिकाएं हैं इसमें समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री विभाजन होगा बेटा तो एक नई कोशिका बनेगी ना। अब आप ये मत समझो ना कि मैम ने एक ही बनाया तो एक ही कोशिका बनेगी, भाई इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, बहुत सारी कोशिकाओं कोशिकाओं का जब समसूत्री विभाजन होगा तो बहुत सारी नई कोशिकाएं बनेंगी और जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ऐसे ऐसे कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेटा कि जब यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा तो एक नई कोशिका बनेगी और वह नई कोशिका कैसी होगी बेटा? द्विगुणित कोशिका होगी। बात समझ में ना। वह नई कोशिका कैसी होगी मेरे लल्ला? द्विगुणित कोशिका होगी जिसको हम लोग पराग मातृ कोशिका के नाम से जानते हैं या फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिका के नाम से भी जानते हैं। अब आपको यह समझ में आ गया है कि मातृ कोशिका का मतलब क्या होता है। मातृ कोशिका का मतलब होता है बेटा ऐसी कोशिकाएं जो दूसरे कोशिकाओं को जन्म दे, क्योंकि माँ जो होती है वह बेटा बच्चे को जन्म देती है, तो इसका मतलब हो गया लघु बीजाणु मातृ कोशिका का मतलब बेटा ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका ये किसी नए कोशिकाओं को जन्म देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर द्विगुणित कोशिका का जन्म हुआ बेटा। अब ये द्विगुणित कोशिकाएं जो है बेटा इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब यह अर्धसूत्री विभाजन होगा बेटा तो ये कोशिकाएं 2 भागों में बट जाएंगी। हालांकि द्विगुणित कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है इसीलिए क्या होगा बेटा? जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये आधे आधे में बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब किसी द्विगुणित कोशिकाओं का जन्म होगा उसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री का मतलब ही होता है कि आधा आधा, अर्ध का मतलब ही आधा आधा। तो ये कोशिकाएं जब आधे आधे में बट गई बेटा तो ये कोशिकाएं कैसी हो गई? अगुणित कोशिका हो गई। ठीक है, ये कोशिकाएं कैसी हो गई बेटा? अगुणित कोशिकाएं हो गई। अब जब इन अगुणित कोशिकाओं में दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होगा बेटा तो ये कोशिकाएं 4 भागों में बट जाएंगी और ये जो ऐसे आपको फ्री में दिख रही हैं ये फ्री ऐसे नहीं है बेटा, ये ऐसे आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई है। ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से ऐसे चिपकी हुई है और ये किस माध्यम से चिपकी हुई है बेटा? कैलोज अस्तर से चिपकी हुई है। ये फ्री नहीं है, ये बधी हुई है। इनको अभी छोड़ा नहीं गया है स्वतंत्र रूप से, इनको कहा नहीं गया है कि आप जाकर के इधर उधर घूमो। ठीक है, क्योंकि ये अभी अपरिपक्व कोशिकाएं है, भाई परिपक्व तो हुई नहीं है कि इस फूट करके चली जाए घूमने अपना। ठीक है, तो ये बेटा किससे बधी हुई है? कैलोज अस्तर से बधी हुई है और ये कैलोज अस्तर को तोड़ने के लिए एक इसका दुश्मन आ जाता है कैलेज एंजाइम। कैलोज अस्तर को तोड़ने के लिए एक इसका दुश्मन आ जाता है बेटा कैलेज एंजाइम और ये कैलेज एंजाइम कैलोज अस्तर को तोड़ लेता है। ये ऐसे ऐसे चिपकी हुई है ना कैलोज अस्तर, इन कैलोज अस्तर को तोड़ने के लिए एक इनका दुश्मन कैलेज एंजाइम आता है और इनको तोड़ देता है। जैसे ही इनको तोड़ता है बेटा वैसे ही पराग कणों का निर्माण हो जाता है। इसमें जितने भी पराग कण हैं ये फ्री होकर के ऐसे घूमने लगती हैं और जब 4 कोशिकाएं इसमें है बेटा तो 4 परागकण भी बनेंगे। 4 परागकण भी बनेंगे क्योंकि मैंने बताया इसके पीछे भी एक कोशिका है जिसको आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जब फ्री होंगी बेटा तो 4 कोशिकाएं 4 परागकण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, 4 परागकणों का निर्माण हो जाएगा। आई होप कि आप सभी बच्चे मेरी बातें समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके बाद की प्रक्रिया देखें, है ना। इसके बाद की प्रक्रिया भी तो देखनी है हमें कि चलो भाई परागकण का निर्माण हो गया, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि परागकण कैसे जाएगा दूसरे के पास, कैसे जाएगा?
जैसे परागकण होता है बेटा, जिसको हम लोग नर युग्मक और भी कहते हैं, लेकिन नर युग्मक जो होता है वही तो जाता है मादा युग्मक के पास। तो ये जो नर युग्मक है ये कैसे मादा युग्मक के पास जाएगा, कैसे? क्योंकि अभी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे दरवाजे बंद है, ये सारे दरवाजे आपको बंद दिख रहे हैं। तो इसके आगे की संरचना अभी देख लेते हैं बेटा कि ये इसके आगे क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसकी परिभाषा देख ही ली थी कि इसकी लघु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर लघु बीजाणु जनन के बाद की प्रक्रिया है लघु बीजाणु, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा कि लघु बीजाणु जनन के बाद की प्रक्रिया क्या होती है। लघु बीजाणु जनन के बाद की प्रक्रिया, लघु बीजाणु जनन के बाद की प्रक्रिया, लघु बीजाणु जनन के बाद की प्रक्रिया क्या होती है बेटा, इसको हम लोगों को देखना है कि लघु बीजाणु जनन के बाद कैसी संरचना हो जाएगी। अभी आपने वहां पर देखा बेटा कि कैसे, अभी आपने वहां पर देखा कि कैसे ये जो कोशिकाएं हैं कैसे परागकण बन रही हैं, इन सारी चीजों को आपने देखा कि कोशिकाओं से कैसे परागकण का निर्माण हो रहा है। तो अब वही परागकण यहाँ पर बन जाएंगे, वही परागकण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे ऐसे। आपको यहाँ पर परागकण, अब कोशिकाएं नहीं देखने को मिलेंगी भाई, कोशिकाएं आपने देख लिया है, कोशिकाओं से परागकण का निर्माण हो चुका है। आपने इसके पिछले वाली हेडिंग में कोशिकाओं से परागकण का निर्माण देखा है। तो अभी सब बच्चों को आ जाने दीजिए। यह आपने देखा बेटा कि अभी आपने पिछले वाले हेडिंग में जो देखा था कि कैसे परागकण बन रहा है, आपने यहाँ पर देखा था कि इसको हम लोगों ने लघु बीजाणुधानी बोला था, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही थी। लेकिन अब कोशिकाएं नहीं है, क्योंकि अब वही कोशिकाएं परागकण में बदल चुकी है। अब यहाँ पर यह आ जाएगी बेटा परिपक्व कोश, परिपक्व परागकोश में, परिपक्व परागकोश। अब ये परिपक्व परागकोश में आ जाएगा बेटा, क्योंकि अब इसका स्फुटन होगा, अभी अब फूटेगा, क्योंकि आपने वहां पर देखा था कैलोज स्तर जो है अब उनको फ्री फ्री कर दिया था, परागकण बन गए थे। अब परागकण कह रहे हैं कि हम जवान हो गए भाई, अब हम घूमने जाएंगे, अब हम घर में बंद करके नहीं रहेंगे। परागकण कह रहे हैं कि भाई अब मेरा भी टाइम आ गया है, हम भी घूमने लायक हो गए, बच्चे थोड़ी ना है कि घर में बैठ करके रहे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं बेटा कैसे परागकण निकल करके भागेंगे। ठीक है, तो परागकण अभी कैसे निकल करके भागेंगे बेटा, ये हमें देखना है। ये आपने देख लिया कि सभी परागकण है। अब इसको जो हमने बोला था बेटा, ये जो आपने यहाँ पर देखा था मेरे गुल्लू मुल्लू, या आपने यहाँ पर जो देखा था बेटा, इसको हमने बोला था लघु बीजाणुधानी। अब इसको हम परागपुटी बोलेंगे, परागपुटी। अब आप सोच रहे होंगे मैम इसको हम लोग परागपुटी क्यों बोलेंगे? परागपुटी इसीलिए बोलेंगे बेटा क्योंकि जब यहाँ परिपक्व नहीं था तब इसको हमने लघु बीजाणुधानी बोला था, लेकिन जब यह इसमें परागकण का निर्माण हो गया है, यह परिपक्व हो गया है, तब इसी लघु बीजाणुधानी को हम लोग क्या कह देंगे? परागपुटी कहेंगे। लघु बीजाणुधानी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? परागपुटी कहेंगे। आप लोग इस पे कंफ्यूज मत होना है कि परागपुटी क्या होता है, लघु बीजाणुधानी क्या होता है। अब इसमें हालांकि इसमें परागकण आ गया है, इसीलिए इसको परागपुटी कहेंगे। आप लोग नाम से भी समझ सकते हैं सारी चीजों को। जब परागकण नहीं था, इसमें लघु बीजाणु था, लघु बीजाणु का मतलब जो कोशिकाएं थी, इसीलिए हम लोग उसको लघु बीजाणुधानी कह रहे थे। लेकिन जब इसमें बेटा परागकण का निर्माण हो गया है, तब हम लोग इसको परागपुटी कहेंगे। बात समझ में आई ना? अब इसमें परागकण का देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को सिखाने का मतलब मेरा बस यही है बेटा कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए।
डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाम से अच्छे से समझा रहे हैं, आप लोग समझ लो। देखो, जब इसमें परागकण का निर्माण नहीं हुआ था बेटा, जब इसमें लघु बीजाणु पाए जा रहे थे, तब इसको, इसके थैली को हमने लघु बीजाणु धानी कहा था, क्योंकि धानी का मतलब होता है बर्तन। जिस बर्तन में लघु बीजाणु पाए जा रहे हैं उसको लघु बीजाणु धानी कहेंगे। लेकिन बेटा जिस बर्तन में अब परागकण पाए जा रहे हैं, ये जो है, ये जो बीच वाला आप लोग देख रहे हैं, इसको परागकण कहेंगे, परागकण कहेंगे। अब इसके अंदर, जब इसी थैली के अंदर जब बेटा परागकण पाया जाने लगा, क्योंकि अब परागकण का निर्माण हो गया, अब धीरे धीरे बेचारा जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, जब इसके अंदर अब परागकण पाया जाने लगा बेटा, तब इसको हम लोग परागपुटी के नाम से जानेंगे। बात समझ में आई ना। अब ये परागपुटी के, ये परागकण कहेगा कि अब मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, अब मुझे बाहर घूमना है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे पानी पूरी खाना है, मुझे गोलगप्पा खाना है, मुझे पता नहीं क्या क्या खाना है ना, मुझे अपने दोस्त यारों के साथ घूमना है। तब ये क्या करेगा बेटा, अपने दीवार को तुड़वा देगा, कहेगा मुझे बाहर निकलना है, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं। तब इसकी संरचना कैसी हो जाएगी बेटा, इसकी संरचना हम लोग यहाँ देख लेते हैं, तब इसकी संरचना कैसी हो जाएगी। स्फुटन होगा, तब इसकी संरचनाएं कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तब इसकी संरचना बेटा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये जो आपकी हैं परागकण हो जाएंगे। तब यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर परागकण हो जाएगा। यहाँ पर तब क्या हो जाएगा बेटा, परागकण हो जाएगा। अभी आप ये संरचना देख रहे हैं, जब हमने ये बताया कि ये जब परिपक्व हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग क्या कह देंगे, परागकोश स्फुटन। परागकोश स्फुटन, परागकोश का स्फुटन हो रहा है बेटा। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली लाइनें सब टूट जाएंगी, ये वाली लाइनें सब टूट जाएंगी। जब टूट जाएंगी बेटा, तो यह कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, और इसके अंदर जितने भी सारे परागकण हैं, अब वह धीरे धीरे निकलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वह परिपक्व हो गए हैं बेटा, अब बड़े हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं। इसको हम लोग क्या कह देंगे बेटा, परागकोश का स्फुटन हो गया, परागकोश का स्फुटन हो गया। बात समझ में आई ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी ना। अब बस करें, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अब क्या करते हैं बेटा, अब इसके बाद की जो क्लासेस है वो कर लेंगे ना, और जितना भी आप लोगों को समझाया गया सब कुछ अच्छे से रिवीजन करिएगा। जो भी डाउट रह जाए आप लोग कमेंट में क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ना। और ऐसा ना करिएगा कि नहीं मैम से नहीं पूछेंगे, भाई पूछ लेना, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि पूछ लेना, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आप लोग ये फिगर देख सकते हो, ये फिगर आप लोग देख सकते हो, ये जो अभी हमने लास्ट में फिगर बनाया है कि परागकोश का स्फुटन कैसे हो रहा है, ये सेम दैट ऐसे ही फिगर हमने यहाँ पर आपको बना करके दिखाया है कि ये जो परागकण है, देखिए यहाँ पर ये सब परागकण है। अब यहाँ पर ये लघु बीजाणु इसलिए कहा गया बेटा कि लघु बीजाणु जब परागकण जो अपरिपक्व रहता है, तब उसको हम लघु बीजाणु कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लघु बीजाणु लिखा गया। तो ये परागकण है, इसका फिगर ऐसे ही है, इसको आप देख सकते हो, एनसीईआरटी का ये फिगर है, इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। हालांकि हमने आपको अच्छे से फिगर बना करके समझाया ही है। चलिए, तो अब क्या करते हैं बेटा, इसके बाद हम लोग क्लास को थैंक यू बोल देते हैं, सभी बच्चों को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोल देते हैं, और क्लास को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेंगी, ठीक है। चलते हैं बेटा, बस करते हैं, बाय बाय, धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई करते रहना आप लोग।